हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? आपको पता था कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? छोटे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी प्रयोग हम लोग छोटे वस्तु, लेकिन अत्यंत छोटे वस्तु के, जैसे जो नेत्र के निकट वस्तुएं आपकी होती है, जैसे आपको पता है ना कि दही में आपके बैक्टीरिया, कोई भी छोटे, बहुत अत्यंत छोटे बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको जो आपको जो देखने के लिए जीवाणुओं विषाणुओं का आप देखते हो, तो आप ऐसा तो नहीं आपके आंख से बहुत दूर होते हैं, वो सब आपके नेत्र के निकट ही होते हैं ना। तो नेत्र के निकट अत्यंत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लिख लो कि यह अधिक फोकस दूरियों वाला उत्तल लेंस से बने, उत्तल लेंसों से बने ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है। उत्तल लेंसों से बना ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसका प्रयोग नेत्र के निकट स्थित अत्यंत छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो इसका सिद्धांत। आपको पता है कि आप सिद्धांत में क्या लिखते हैं? कल सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे ना, तो वहां पर उसके सिद्धांत में आपने क्या लिखा था कि कहां पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां कैसा बनता है, ये उसका सिद्धांत होता है। तो यहां पर भी उसका सिद्धांत ये होगा। वास्तव में क्या होता है, इसमें दो लेंस होते हैं, इसीलिए इसका नाम संयुक्त है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, या कभी कभी इसे बोला जाता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त का मतलब क्या है? दो लेंसों का इसमें संयुक्त होता है, यानी दो लेंस इसमें होते हैं, दो लेंसों से ये बना होता है सूक्ष्मदर्शी। तो वास्तव में क्या होता है कि ध्यान से देखना, एक कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है और इसके जस्ट सामने एक बड़ा फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। बड़ा फोकस दूरी और बड़ा द्वारक वाला, और एक कम फोकस दूरी कम द्वारक वाला। इसे कहते हैं अदृश्यक लेंस, क्योंकि हम इस लेंस को उस साइड रखते हैं जिस वस्तु को देखना होता है। आपको जिस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना है उस साइड हम क्या करते हैं? इस लेंस को रख देते हैं, और फिर इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है। और आपको पता है हम ऐसा करेंगे कि इसके द्वारा इस छोटे वस्तु को थोड़ा, इस छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बने, और जब इस छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा फिर उसका और बड़ा प्रतिबिंब बना के ये देगा। यानी एक बार इससे बड़ा बना, फिर इसका इससे और बड़ा बना, यानी फाइनली आपको ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपका जो लेंस है, आपने बोला कि इसे क्या बोलते हो? अदृश्यक लेंस, क्योंकि यह लेंस किसके तरफ रखा जाता है? वस्तु की तरफ, और इसे हम दर्शाएंगे ओ से, ऑब्जेक्टिव लेंस। अदृश्यक को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसलिए इसे कैसे दर्शाएंगे? ओ से। ये होता है नेत्र की तरफ, क्योंकि आप अपने आंख को इधर के ही साइड लगा के देखोगे, तो ये नेत्र की तरफ होता है, इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं आई लेंस, इसलिए इसे किससे दर्शाते हैं? इसे। आपका मन है L1 L2 भी दर्शा सकते हो। आपको पता है कि जब किसी वस्तु को, क्योंकि इस लेंस का इस फोकस को हम लिख दे रहे हैं FO, अब यहां पर F1 F2 नहीं चलेंगे, FO का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी ना, और इधर कहीं होगा इसका दूसरा फोकस FO। तो आपको पता होगा क्या कि जो प्रथम फोकस होता है उसे डैश से दर्शाते हैं, और जो द्वितीय फोकस होता है उसे बिना डैश से दर्शाते हैं। बताया गया ना प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा में। तो जब किसी वस्तु को फोकस के पहले रखा जाता है
तब क्या होता है, आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से, मान लो चलो यहीं पर फोकस से होकर जाती है। वहीं दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो देखो क्या इससे बड़ा प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, उल्टा प्रतिबिंब बना लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बना। अब यह जो प्रतिबिंब बना इस लेंस के द्वारा, यह प्रतिबिंब इसके लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो फिर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इस लेंस का दो फोकस होगा, एक फोकस जो होगा उसे हम लिख देंगे Fe और जो दूसरा फोकस होगा उसे भी हम लिखेंगे Fe। इसे आपका प्रथम फोकस है इसलिए हम इसे Fe डैश से दर्शाते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस लेंस को ऐसा रखें कि ताकि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब इसके फोकस के क्या आ जाए पहले, क्योंकि जब वस्तु फोकस के पहले आता है उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आपने कल देखा है कि जब किसी वस्तु को आप फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हो तो उसका बड़ा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसके लिए अब देखो यहाँ पर क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश किरण क्या होगा, फोकस से होके जाएगा, और वही दूसरा प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होके जा रहा है वह बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधे निकल जाए। देखो ये प्रकाश आगे जाते हुए फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तो जब आप इसे कहीं पीछे बढ़ाओगे तो कहीं एक दूसरे को जहां काटेगा वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लो इसका प्रतिबिंब कहां बना, कुछ इस तरीके से देखो बड़ा और बड़ा होकर प्रतिबिंब बना। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो यही आपका इसके लिए वस्तु कहां रखे हो, फोकस के पहले। तो जब वस्तु को फोकस के पहले रखते हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, द्वितीय फोकस के बाद। अगर आप ये भूल जाओ, केवल आप केवल इतने को देखो, इसके द्वारा ये वस्तु था, इसके द्वारा ये बना प्रतिबिंब था। अरे इस लेंस के लिए वस्तु है और इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है, तो वस्तु आप कहां रखे थे, जब फोकस के पहले रखे हो तो भी उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आपको पता है जब अनंत पे रखते हो तो फोकस से बनता है प्रतिबिंब और अत्यंत छोटा बनता है। जब अनंत और 2f1 के पहले बीच में रखते हो तो उसका भी प्रतिबिंब छोटा बनता है, और जब 2f1 पे वस्तु रखते हो तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनता है और बराबर बनता है। यानी ये स्थिति क्या है, ये 2f0 और f डैश के बीच का स्थिति है। बात समझ आ रहा है ना। तो उसके बीच में जब रखते हो तो भी आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जब f ओ डैश पे रख दोगे यानी फोकस पर रख दोगे तो अनंत पर बन जाएगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो फिलहाल जब अनंत पर बनेगा तो उसका प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत होगा, तो इसलिए हम ऐसी स्थिति को समझेंगे कि अनंत पे ना बने, आपका कहीं इन्हीं के बीच में बन जाए और बड़ा भी बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2f0 और f0 डैश के बीच में रखते हैं। यानी जब किसी वस्तु को आप फोकस के पहले रखते हो तो उसका उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और जब ये बड़ा प्रतिबिंब किस आपको बताते हैं किसके बीच में आना चाहिए, इसके फोकस के पहले यानी Fe डैश के पहले। तो जब यह प्रतिबिंब इसके फोकस के पहले आएगा तो इसके द्वारा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको क्या लिखना है सिद्धांत में कि इसके लिए कहां वस्तु रखे थे कहां प्रतिबिंब बनता है, और इसके लिए कहां वस्तु रखे हो कहां प्रतिबिंब बनता है। तो इसके लिए कहां वस्तु रखे हो, जब वस्तु को फोकस के पहले रखा जाता है तो उसका बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के बाद बनता है। और जब किसी वस्तु को लेंस के क्या करते हैं, मतलब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसका क्या होगा सिद्धांत। तो लिखो इसमें, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस के पहले आप कोष्टक में लिख देना 2f4 डैश एंड f4 डैश के बीच में रखा जाता है तो उसका बड़ा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, द्वितीय फोकस के बाद, यानी प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के बाद। और कोष्टक में आप लिख देना f के बाद बनता है। और इस लेंस के लिए भी आप क्या लिखोगे, थोड़ा पैरा चेंज करके लिख लेना। जब किसी
वस्तु को उत्तल लेंस के सम्मुख फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। फोकस, और इसके फोकस का नाम क्या है? एफ ई डैश। फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। तो लेंस द्वारा उसका सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया सिद्धांत। सिद्धांत में आपको एक बार इस पहले लेंस के द्वारा कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना वो बता देना है, फिर दूसरे लेंस के द्वारा कहाँ रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है आप वो बता दोगे, ये इसका सिद्धांत हो जाएगा। अभी आप ये फिगर मत बनाना, ये फिगर अभी हम कार्य विधि और जब क्रीड़ा आरेख पढ़ेंगे तो केवल आपको सिद्धांत समझाने के लिए हमने ये दोनों ये फिगर बनाया। अभी आप फिगर को मत बनाना। चलो, तो अब अगला हेडिंग डालो, इसका संरचना होता कैसे। तो हेडिंग डालो संरचना। देखो वास्तव में क्या होता है, अभी आपको इसके जस्ट पहले जब मैंने ये फिगर बताया तो यहाँ पर आपको बात किया कि इसमें दो लेंस होता है, एक छोटा और कम फोकस दूरी वाला लेंस और एक बड़ा फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जो कम फोकस दूरी वाला लेंस होता है उसे आप किधर रखते हो? वस्तु की तरफ रखते हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अदृश्यक लेंस। और जो बड़ा फोकस दूरी वाला लेंस होता है उसे आप क्या रखते हो? अपने नेत्र की तरफ, जहां से आपको देखना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अरे आप सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी आप कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? सूक्ष्मदर्शी आपका क्लास 11 में प्रैक्टिकल तो हुआ होगा, तो उसमें देखो दो लेंस होता है ना। इस तरीके से जब आप करके देखते हो तो, या फिगर भी आप देखे होगे, जब एक आपके आंख के पास लेंस होता है, ठीक है, और एक इधर लेंस होता है, जहां जैसे मान लो किसी भी आपको वस्तु को देखना है तो एक लेंस उसके साइड होता है, तो एक नीचे लेंस लगा होगा, एक ऊपर लेंस लगा होता है। तो ये जो ऊपर लेंस लगा होता है इसके तुलना में इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और ये आपके आंख के पास होता है, जहां से आप उसे करके क्या देखोगे? उस नीचे रखी वस्तु को देखते हो। तो जो आंख के पास लेंस होता है वो आपका क्या है? नेत्रिका लेंस है। और जो वस्तु के पास लेंस है वो आपका क्या है? अभिनेत्र लेंस है, सॉरी अदृश्यक लेंस है। और इन दोनों के बीच में ना एक दंत, वहां पर आपको एक पिन टाइप दिखेगा, मतलब एक स्क्रू टाइप दिखेगा, कि उसको आप क्या करोगे? अगर रोटेट करोगे इनके बीच की दूरी क्या होगी? कम होती जाएगी। यानी वास्तव में क्या है कि ये जो आपका दूसरा लेंस है और ये आपका जो पहला लेंस, जो दूसरा लेंस है वो भी एक नली में फिट है, और जो दूसरा लेंस है वो भी एक नली में फिट है। और जो दूसरा, मतलब ये पहला नली है और जो दूसरा नली है, तो पहला नली दूसरी नली के अंदर क्या होता है? फिक्स होता है। तो जब हम उसे कसते हैं तो ये नली इसके अंदर क्या होता है? और चला जाता है और चला जाता है, तो इनके बीच का गैप क्या होता है? कम होते जाता है। और इस व्यवस्था को कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। अभी आपको समझाते हैं, पहले इसका समायोजन देखो। इसमें क्या है कि एक कम फोकस दूरी वाला ये लेंस है, और ये कहां रखा है? एक बेलनाकार नली में, बेलनाकार पाइप में क्या हुआ है? फिट किया हुआ है। और इसके ऊपर क्या होता है कि आपका एक दूसरा नली होता है इस तरीके से ना, और इसमें क्या रहता है? एक दूसरा बेलनाकार नली रहेगा जिसमें एक बड़ा फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। फिगर में आपको जितना बड़ा दिख रहा है वास्तव में इतना बड़ा होता नहीं है, आपको पता है ना को कितना छोटा में होता है, इस तरीके से। और यहां पर क्या लगा रहता है? एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। वास्तव में क्या है, जैसे आप चारा डालने वाली मशीन को देखते हो ना घर पे जो रहता है, तो वहां पर क्या आता है कि जैसे समझ लो, मान लो इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है? इस तरीके से कट करा रहता है खांचा। तो जब, और एक इस तरीके से रहता है, जब ये ऐसे ऐसे करता जाएगा तो ये अंदर चला जाएगा, और जब ये आप इस तरीके से रोटेट करते हो तो ये बाहर निकलता जाता है। सेम वही चीज यहाँ पर है। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये अंदर घुसता जाएगा, और जब आप इसको ढीला करोगे तो ये बाहर आता जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके बीच की दूरी को क्या कर सकते हो? घटा बढ़ा सकते हो। और इनके बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं क्या?
ये जो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी लंबाई। इस नेत्र को क्या, इस लेंस को क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, क्योंकि ये किसकी तरफ रखा रहता है? वस्तु की तरफ, और इसे दर्शाते किससे? उसे। इस लेंस को क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, और इसे किससे दर्शाते हैं? इसे। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही आपका क्या है, इसका संरचना है कि इसमें एक बेलनाकार पाइप में कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाला एक उत्तल लेंस लगा रहता है, जो कि वस्तु की तरफ रखा होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा वही एक दूसरे बड़ी नली, एक दूसरी बेलनाकार नली में एक दूसरा बड़े फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा रहता है, जो कि नेत्र की तरफ होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस कहते हैं। और इन लेंसों के बीच, मतलब इनके बीच की दूरी को कम करने के लिए एक दंतुर दंड चक्र का व्यवस्था होता है, जिसकी सहायता से आप इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। यही क्या है, इसका संरचना। तो पहले आप ये फिगर बनाओ, तो फिगर बनाओ, उसके नीचे हम सब लिखें। तो लिखो इसमें संरचना में, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली में, धातु की एक बेलनाकार नली में, नली के एक सिरे पर, नली के एक सिरे पर कम फोकस दूरी, कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, छोटे द्वारक एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अदृश्यक लेंस कोष्ठक में आप ओ लिख लेना, कहते हैं। तथा नली के दूसरे सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी या एक अधिक फोकस दूरी, ज्यादा बड़ी से ज्यादा अच्छा, अधिक, एक अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक तथा नली के दूसरे सिरे पर एक अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र अथवा नेत्रिका लेंस कहते हैं। कोष्ठक में ई लिख लेना, कैपिटल ई लिख लेना, लेंस कहते, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, इसमें एक दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, पहली लेंस की जो नली होती है उसको दूसरी लेंस की जो नली होती है उसके अंदर आगे पीछे खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार कम और अधिक कर सकते हो। तो आप ये भी पॉइंट लिखो कि इसमें दंतुर दंड चक्र की एक व्यवस्था होती है, इसमें दंतुर दंड चक्र की, इसका नाम दंतुर दंड चक्र क्यों है, आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपको बताया ना कि इसमें क्या है, कि पहली बात आपको बताना कि यहाँ पर क्या है, ऐसे दांतें टाइप बनी होंगी, और क्या होगा, इसके सहायता से ये चक्र, इसकी सहायता से आप इसको बैलेंस करते हो, तो इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। और आपको बात समझ में आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर,
यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसको ढीला करोगे तो इसके अंदर खिसकता जाएगा, और जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके बाहर आता जाएगा। जैसे आप स्टैंड का देखते हो कि नहीं देखते हो, उसमें एक नली के अंदर दूसरा नली होता है, तो आप उसको निकाल लेते हो तो उस एक पैर में से उसके एक में से दूसरा निकल जाता है, और आप आवश्यकता अनुसार करने पर उसको खोल के क्या होता है उसके अंदर भी आप उसे प्रेस कर सकते हो। तो सेम वही यहाँ पर चीज है। तो क्या है कि इसमें दंतुर दंड चक्र की एक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से प्रथम नली को द्वितीय नली में खिसकाकर या ऐसे लिखना, द्वितीय नली में आगे पीछे खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार कम और ज्यादा किया जा सकता है। अब आप इस हेडिंग में इतने सारे हेडिंग लिख रहे हो, लेकिन आपसे पेपर में केवल कोई 2-3 हेडिंग पूछेगा कि इसका संरचना, कार्यविधि तथा किरण आरेख बताइए, या इसका कार्यविधि बताते हुए इसके आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमित कीजिए। तो आपको इस हेडिंग आप 5-6 हेडिंग लिखोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा 5-6 हेडिंग पूछ लेगा। लॉन्ग भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें केवल 2-3 हेडिंग पूछेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया इसका संरचना, और फिगर आप पहले ही बनाए हुए, ये आपका अदृश्यक लेंस है और ये आपका नेत्रका या अग्नेत्र लेंस है। तो चलो अब अगला हेडिंग लो समायोजन, कि इन्हें समायोजित कैसे करते हैं। और एक चीज यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा मिस किया है, और आप इसे याद रखना कि जो दूसरा लेंस होता है यानी जो अग्नेत्र लेंस होता है, इसका जहां फोकस दूरी होगा, क्योंकि फोकस दूरी आपको पता है ना कि एयर में ही होगा कहीं ना कहीं। अरे फोकस दूरी ऐसा नहीं होता कि किसी लेंस में दिखता रहेगा कि देखो इसका ये फोकस दूरी, उसका फोकस दूरी एयर में ही किसी पॉइंट पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब स्टैंड में अपनी सहायता से पहले ही जहां इसकी फोकस दूरी होती है वहां पर हम एक छल्ला यानी क्रॉस तार डाल देते हैं, कि जिससे आपको पता चलता रहे कि इसका फोकस दूरी कहाँ है, कहां पर है। अगर जैसे बात समझो, जहां इसकी फोकस दूरी होगी इसी नली में हम क्या करेंगे, एक छल्ला टाइप डाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। वहां पर आपको दिखता रहता है वो, कि अगर जब आपको ये दिखता रहेगा तो पता चलेगा कि इसका फोकस दूरी यहां पर है। अगर ये ना होता तो आपको कैसे पता चलेगा, एयर में ही कहीं ना कहीं फोकस दूरी होगा, तो कहां फोकस दूरी होगा। तो इसका जहां फोकस दूरी होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एक क्रॉस तार डाल देते हैं। इस तरीके से एक छल्ले में क्रॉस टाइप बना रहता है, इसे हम रख देंगे। तो क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि इसका फोकस दूरी यहां पर है। तो जब इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे लेंस द्वारा प्रतिबिंब कब कैसा बनेगा, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह इसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के कहां है, बीच में है। बस तभी आपको बड़ा और सीधा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो जब इसके द्वारा प्रतिबिंब जैसे मान लो यहां पर बन रहा है, इसका फोकस मान लो यहां पर है, हम एक के लिए एग्जांपल समझने के लिए ले रहे हैं। अगर इसका फोकस मान लो यहां पर है और इसके द्वारा प्रतिबिंब केवल यहीं पर बना, तो फिर आपके लिए तो अभी कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको जो इसके द्वारा प्रतिबिंब चाहिए इसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी को कम कर देंगे। तो जब इनके बीच की दूरी को कम करोगे तो जो प्रतिबिंब यहां बन रहा था, दूरी कम करोगे प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, और कम करोगे दूरी प्रतिबिंब यहां बनेगा, और कम करोगे प्रतिबिंब यहां बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे जब आप इनके बीच की दूरी को कम करोगे तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उसके फोकस के अंदर आता जाएगा, नहीं आता जाएगा। और आपने कल दोनों स्थिति देखा है कि आप अनंत पर भी प्रतिबिंब बना सकते हो, जब इसके द्वारा बना प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। और अगर इसके द्वारा बना प्रतिबिंब इसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में आएगा तो वहां पर बहुत सारी स्थिति होती है, जिनमें एक स्थिति होता है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो कैसे में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्रॉस तार उसके फोकस पर रख लेते हैं। आपको लिखना है तो आप यहां पर लास्ट में इस लाइन को ऐड कर सकते हो कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी पर या फोकस पर, सॉरी केवल फोकस पर एक
क्रॉस तार, आप ऐसे फिगर बनाना है बना सकता, एक क्रॉस तार लगा रहता है। ठीक है, बस। चलो अब अगला हेडिंग डालो, समायोजन। समायोजन का मतलब हम इसे किस प्रकार से अरेंज करते हैं ना, अपना अंतिम प्रतिम बड़ा बनाने के लिए। तो हेडिंग डालो आप, समायोजन। बताओ कैसे करोगे समायोजन, ध्यान से सुनो एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दंतुर दंड चक्र व्यवस्था का इसमें सुविधा है, उसकी सहायता से हम दोनों नली को इस प्रकार सेट करेंगे, इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि जो दूसरा लेंस है, यानी जो अदृश्यक लेंस है, इसका जो क्रॉस तार लगा है वो आपको क्या हो, स्पष्ट दिखाई दे, ताकि आपको पता चले कि इसका फोकस कहां पर है। उसके बाद हम इस वस्तु को कहां, इस लेंस को कहां सेट करते हैं, ऐसा सेट करते हैं कि जो वस्तु है जिसका आपको प्रतिबिंब देखना है वह इसके फोकस से थोड़ा आगे आ जाए। बात समझ आ रहा है? तो फिर जैसे यह वस्तु इसके फोकस से आगे आएगा तो इसका प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको दंतुर दंड चक्र की व्यवस्था की सहायता से ऐसा सेट करते हैं कि ताकि इसका द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बने, इसके फोकस पर यानी क्रॉस तार पर बने, या क्रॉस तार तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में बने। तो आपको ये लिखना है। तो हेडिंग डालो क्या, समायोजन। तो समायोजन में क्या होगा, सर्वप्रथम दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा नली को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, या द्वारा नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं ताकि उसका क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे, उसका क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे। अगर आपको क्रॉस तार के बारे में और थोड़ा समझना है तो जैसे कभी कभी आप या तो रियल गन वैसे देखो या तो मूवी में देखे होगे, जब कोई आदमी शूट करता है तो देखता है ना कि वहां पर देखो ऊपर ऐसे क्रॉस बना रहता है कि उसका पूरा इमेज वहां पर आए, जिससे फिर अपना वो फोकस सेट करके वो शूट कर सके। तो ऐसा ही यहाँ पर भी वही चीज है कि वहां पर क्रॉस तार इस तरीके से सेट हो रहता है कि जो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है वो उस क्रॉस तार पर बिल्कुल एकदम आके दिखे, या तो उस क्रॉस तार के क्या आ जाए, पहले आ जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे, और जब क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देगा तो आपको उसका फोकस पता चल ही गया। फिर क्या करते हैं, अदृश्यक लेंस को, अदृश्यक लेंस के फोकस से कुछ पहले वस्तु को व्यवस्थित करते हैं। अब दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा अदृश्यक लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं ताकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्रॉस तार पर या क्रॉस तार तथा
नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच बने। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, समायोजन। अब आपको इसका क्या देखना है, किरण आरेख और इसका कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, इसी का दूसरा नाम क्या है, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो चलो अब हेडिंग डालो आप, कार्यविधि तथा किरण आरेख। हम लोग किरण आरेख जो होता है उसी को देखते हुए कार्यविधि लिखते हैं, और कार्यविधि में आप ये लिखते हो कि यहाँ पर वस्तु रखा था, यहाँ से प्रकाश चला, यहाँ पर काटा, फिर वहां से प्रकाश चला, वहां पर काटा, ये सब पूरा डिटेल आप फिगर देके लिखते हो। चलो अब हेडिंग डालो, कार्यविधि तथा किरण आरेख। कार्य विधि तथा किरण आरेख। देखो इसका किरण आरेख थोड़ा बनाना सीखना, इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग आपके लिए। इसका किरण आरेख में मान लो ये आपका कम फोकस दूरी वाला कौन सा लेंस है, ये छोटा लेंस, छोटे द्वारक का अदृश्यक लेंस है। इस अदृश्यक लेंस को हम क्या बोलते हैं, ओ। अब एक वस्तु मान लो इसका फोकस क्या है, F4 डैश, प्रथम फोकस F4 डैश, और जो द्वितीय फोकस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, F4। कोई एक वस्तु है जो इसके फोकस के पहले रखा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। वहीं दूसरा प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से हो जाएगा वो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा इस तरीके से। तो मान लो यहीं पर क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब बना। अब हम प्रयास क्या करेंगे, जो आपका ये दूसरा लेंस होगा, इस दूसरे लेंस को आप क्या बोलते हो, नेत्रिका लेंस, क्योंकि यह लेंस किस तरह रहता है, नेत्र की तरफ रहता है ना। तो ये मान लो आपका कौन सा नेत्र हो गया, लेंस हो गया, नेत्रिका लेंस। हम प्रयास करेंगे कि यह जो आपका पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बने, यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के फोकस के पहले हो जाए। यानी इस लेंस का फोकस मान लेते हैं कुछ कहां पर है, यहां पर है, हम इसे क्या F डैश बोल सकते हैं। Fe का मतलब क्या है, आई लेंस यानी नेत्रिका लेंस का फोकस, और डैश का मतलब प्रथम फोकस, क्योंकि इस साइड लेंस का प्रथम फोकस ही पड़ता है। तो मुख्य एक प्रकाशीय किरण जो कि सीधा प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा, वह बिना विचलित हुए क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। वहीं दूसरा प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समान, हमने मुख्य अक्ष को केवल बढ़ाया है ना, ये प्रकाश किरण नहीं बनाया, केवल मुख्य अक्ष को बढ़ाया। तो वहीं दूसरा प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगा। अब आप बोलोगे कि अभी तक तो प्रकाश ऊपर से आता था, यहाँ पर प्रकाश नीचे से क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु उल्टा है, वहां पर वस्तु नीचे बना है मुख्य अक्ष के। बात समझ आ रहा है ना, ये जो इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब नीचे बना है, और यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इसलिए हमको जो प्रकाश लेके चलना है वस्तु के सिर से लेके चलना है, और ये उल्टा बना है, तो जो सब ऊपर बनता था अब वो सब कहाँ बनेगा, नीचे के साइड बनेगा। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगा वो अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगा, फोकस से। मान लो यहीं पर कहीं इसका फोकस होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, Fe डैश, केवल Fe बोलो, क्योंकि डैश आपका प्रथम फोकस होता है, और केवल Fe लिखोगे तो द्वितीय फोकस होगा किसका, आई लेंस यानी E का, नेत्रिका लेंस का। बात समझ में आ रहा है। तो क्या ये दोनों प्रकाश किरण फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो जब आप इनको कहीं पीछे बढ़ाओगे, ये दोनों कहीं पीछे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को काटेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर काटे, लेंस किधर काटे, आप बिंदास स्केल रख के आप इसे पीछे बढ़ाओ, ये जहां भी काटे वहीं पर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर आप इसे पीछे बढ़ाओगे दोनों किरण आरेखों को, ठीक है ना, समझ लेना कि इस तरीके से किरण आरेख, या थोड़ा सा इसे आप और टिल्टेड करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये दोनों प्रकाश किरण पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को यहां पर काटे, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर। देखो तो ये वस्तु ऐसा था, तो इसका प्रतिबिंब भी वैसे बना कि नहीं बना, तो इसके लिए ये सीधा ही प्रतिबिंब बनाया है, ऐसा मत समझना ये तो उल्टा प्रतिबिंब। आप इससे मैच करना कि ये तो वस्तु ऐसा था, इसका प्रतिबिंब ऐसे बना, यह लेंस सीधा ही प्रतिबिंब बनाया है। यहाँ पर देखो ये जो ये प्रतिबिंब किसका है, इसी का है, ये ऐसे था तो ये भी ऐसे ही। बात समझ आ रहा है ना। तो आप इसी साइड अपना नेत्र लगा के क्या करोगे,
नेत्र लगा के आप क्या करोगे, वस्तु को देखोगे। तो इसका नामकरण कर दो। मान लो ये वस्तु क्या है, ए बी। इसका जो प्रतिबिंब बना है क्या बना, ए डैश बी डैश। और ये जो फाइनल आया इसे हम क्या बोलेंगे, ए डबल डैश और बी डबल डैश बोल सकते हो ना। तो आप और प्रकाश किरणों को बता दो कि जब यहाँ पर प्रकाश किरणों को, चलो यहाँ पर बी से प्रकाश चला, इसे आप क्या बोलोगे, ए बी सी कहीं बोलो, ये प्रकाशीय केंद्र C1 है और मान लो ये प्रकाशीय केंद्र आपका क्या है, C2 है। इसे डी बोल दो। फिर यहाँ पर आपने बी डैश बोल ही दिया है, चलो इसे डी ई एफ बोल देते हैं ना, क्योंकि ई हम लोग इसके लिए बोल देते हैं। ये आपका एफ ही हो गया जो कि फोकस होकर आता है, ठीक है। अब ये फिगर बनाना, पहले आप ये फिगर बनाओ, फिर हम यही फिगर देख के पूरा लिखेंगे। और यहाँ पर आप ये तीर का निशान भी फिगर में बना देना कि ये प्रकाश चला इधर से होके गया, ये जो दूसरा प्रकाश चला ये इधर से होके गया। यहाँ पर जो ये प्रकाश होके जा रहा है अपवर्तन के पश्चात इधर से होके गया, और जो प्रकाश से केंद्र से प्रकाश होके गया वो विचलित बिना हुए सीधे निकल गया। तो ये दूरी आपका क्या है, ये वस्तु की दूरी है किसके लिए, अभी लिखे नहीं प्रकाश कहां से कहां चला है, कहां से, अरे यार लंबा जाएगा, 20 मिनट ज्यादा जाए, 20-25 मिनट ज्यादा थाम लो। ये क्या है आपकी वस्तु की दूरी, है वस्तु की दूरी किसके लिए है, यू ई आप इसे लिखोगे, यू ई का सॉरी यू ओ क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये वस्तु है अदृश्यक लेंस के लिए, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है किसके लिए, अदृश्यक लेंस के लिए। तो आप इसे लिख सकते हो वी ओ। बात समझ आ रहा है ना, वी ओ का मतलब, वी क्या होता है प्रतिबिंब की स्थिति, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब ये क्या है, वस्तु है किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, यानी ये आपका क्या है, यू है, लेकिन किसके लिए, ई के लिए। और जो यहां से यहां तक ये आपका पूरा दूरी है ये आपका क्या है, वी ई है। वी ई का मतलब नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर लेंस की लंबाई का बात करना होगा, यानी आपको इस सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का बात करना होगा, तो किसी भी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का मतलब जानते हो, अभिनेत्र और नेत्रिका लेंस की जो बीच का दूरी होगा वही उस सूक्ष्मदर्शी की क्या कहलाएगी, लंबाई। तो इनके बीच की दूरी क्या, ध्यान से देखो, यहां तक का दूरी क्या है आपका, वी ओ ना, और ये दूरी आपका क्या है, यू ई। तो वी ओ प्लस यू ई यही आपका क्या हो गया, इस सूक्ष्मदर्शी की क्या हो गई, लंबाई हो गई इस स्थिति में। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब कार्यविधि में, अब यही फिगर देखते हुए आप इसका कार्यविधि लिखो। माना एक वस्तु ए बी अभिदृश्यक लेंस ओ के सम्मुख फोकस दूरी या फोकस एफ ओ डैश के पहले चित्रानुसार रखी है, चित्रानुसार रखी। वस्तु के शीर्ष बी से, वस्तु के शीर्ष बी से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जा रही है, द्वितीय फोकस, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस एफ ओ से होकर जाती है। वहीं दूसरी प्रकाश की किरण जो बी से होते हुए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए
बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और आप डायरेक्ट बोल दो इस प्रकार, वस्तु AB का प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश। अब दृश्यक लेंस के फोकस FO के बाद और अनंत के बीच में बनता है। इस प्रकार वस्तु AB का अभिदृश्यक लेंस द्वारा, अभिदृश्यक लेंस द्वारा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब ये वस्तु, यह जो प्रतिबिंब बना है अभिनेत्र लेंस के लिए किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। अरे ये प्रतिबिंब है किसके लिए, इस लेंस के लिए, लेकिन यह वस्तु है इसके लिए। बात समझ आ रहा है ना। तो लिखो यह वस्तु, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, वस्तु का कार्य करती। तो अब आप इसमें क्या बोलोगे, वस्तु A डैश B डैश, वस्तु A डैश B डैश के सिरे B डैश से चलने वाली B डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस FE से होकर जाती है। वहीं दूसरी प्रकाश की किरण, वहीं दूसरी प्रकाश की किरण जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। आप ये ऊपर वाला लाइन लिखियोगे तो हम दो लाइन मिटाते हैं। बिना विचलित हुए क्या हुआ, ये सीधे निकल गया। तो ये दोनों प्रकाश किरण पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहां काटते हैं, V डबल डैश पर काटते हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरणें, ये दोनों प्रकाश किरणें पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को B डबल डैश पर काटते हैं। अतः वस्तु AB का अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश चित्रानुसार प्राप्त होता है, चित्रानुसार प्राप्त होता। ठीक है, बस ये आपने रे को देख के, सभी किरणों को देख के, ये यहां से गया, यहां से होके गया, ये प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल गया, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बना। फिर यहां से यह जो प्रतिबिंब बना है इसके द्वारा इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां से चलने वाला प्रकाश किरण जो कि समांतर चल रहा है फोकस होके गया, और जो प्रकाशीय केंद्र से होके जा रहा है बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। और ये दोनों प्रकाश किरण पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को B डबल डैश से काटा, तो फाइनली AB का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश चित्रानुसार प्राप्त हुआ। आप देख के अपने हिसाब से दो चार लाइन स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इसका कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता।
तो आप ये कॉपी कर चुके होगे। तो अब इसका लास्ट हेडिंग कोणीय आवर्धन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। तो आप हेडिंग डालो कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। कोणीय आवर्धन कोष्ठक में आवर्धन क्षमता। ध्यान से देखो क्या होता है आवर्धन क्षमता। पहले आप देख लो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, क्योंकि आपका नेत्र इधर ही कहीं होता है, और नेत्र आप इधर ही लगा के देखोगे ना, तो क्या होगा, नेत्र पर आपके कोण यही बना, यानी ये कोण बना। बात समझ में आया नहीं समझ में आया? अरे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर कितना कोण बना, अंतिम प्रतिबिंब आपका यही ना, तो ये प्रतिबिंब आपके आंख पर कुछ यही कोण बनाएगा, क्योंकि आप यहीं पर आंख लगा के देखोगे तो आपके आंख पर यही कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है बात ना? तो चलो, क्योंकि आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है, थीटा अपान थीटा नॉट। इसे समीकरण हम क्या मानते हैं, एक। तो चूंकि थीटा वही tan थीटा, थीटा का मतलब tan थीटा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल कम होता है, इसलिए tan थीटा को हम लोग थीटा लिख देते हैं। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोण के सामने वाला लंब हुआ यानी a डैश b डैश बटे आधार क्या हुआ, आधार ये हुआ यानी a डैश c2। एक काम करें क्या, हम वस्तु की लंबाई को h बोल देते हैं, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना इसकी लंबाई को h डैश बोल देते हैं, और इसका जो फाइनल प्रतिबिंब बना उसको h डबल डैश बोल देते हैं। तो यानी थीटा बराबर क्या हुआ, a डैश b डैश आपका है कितना h डैश, और a डैश c2 आपका है कितना ue, और माइनस ue लिख दे क्या, क्योंकि ये इस साइड है। अरे प्रकाश विपरीत इससे लिख के चला है, आपको दूर इधर मापना होगा। तो ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, 2। थीटा का वैल्यू मिला। अब थीटा नॉट बताओ। तो थीटा नॉट क्या होता है, बिना लेंस लगाए, बिना ये प्रकाश के अंत लगाए वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण। और जबकि वस्तु कहां रखा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो, यानी ये वस्तु है और ये आपका नेत्र है, तो आपके नेत्र पर कितना कोण बन रहा है इस वस्तु के द्वारा, वस्तु की ऊंचाई आपने क्या मान के चला है, वस्तु की ऊंचाई को तो h ही मान के चला है। तो इस h ऊंचाई की वस्तु द्वारा आपके आंख पर बना जो दर्शन कोण होगा इसी को हम बोलते हैं थीटा नॉट, जबकि वस्तु की दूरी क्या हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d के बराबर। तो यहां से बताओ आप थीटा नॉट बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा नॉट लंब बटे, तो लंब कितना है h और आधार कितना है d, और ये d ना लेकिन क्या लेंगे माइनस d। ये मान लो यह समीकरण कितना हुआ 3। तो ये दोनों वैल्यू जाके समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर हुआ, थीटा। थीटा का वैल्यू है कितना h डैश अपान माइनस ue बटे थीटा नॉट। थीटा नॉट का वैल्यू कितना है h बटे माइनस d। देखो यहां पर आप इसे माइनस कर लेना, क्यों, क्योंकि h डैश है क्या, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब क्या है नीचे। आपको पता है मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई नीचे जो दूरी होती है उसे आप ऋणात्मक लेते हो, और ऊपर की तरफ मापी गई दूरी को धनात्मक लेते हो। तो ये h डैश नीचे, इसलिए नीचे क्या लेंगे माइनस। तो ये तो माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी यहां से आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर कितना, माइनस से माइनस कैंसिल हो h डैश अपान ue। इसे आप समीकरण क्या मानना 2। ठीक है, तो जब ये वैल्यू ले जाके रखोगे तो कितना हो जाएगा h डैश अपान ue अपान इतना। तो ये तो फिगर के लिए ऐसे समझाने के लिए आपके लिए था। तो यहां से आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीफाइंग पावर ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर सकते हो, यानी h डैश अपान h इंटू ue अपान d। या हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखना, ये आपका ऊपर गया माइनस d ऊपर गया, और अपान क्या है ue, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, या एक काम करो समझने के लिए, पहले h डैश वैसे लिख दो माइनस d अपान ue इंटू h। अब तो समझ में आ रहा है ना, इसका गुणा इसमें कर दिए और इसका गुणा इसमें कर दिए। तो इसे कैसे लिख सकते हो, माइनस d अपान ue को हम पहले लिख देते हैं और h डैश अपान h को हम बाद में लिख देते हैं। ऐसा कर सकते हो, यही आपका क्या आया मैग्नीफाइंग पावर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना। लेकिन आप आवर्धन का एक सूत्र जानते हो, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन स्मॉल m, ये क्या इसके बराबर होता है I अपान o, ये किसके बराबर होता है v अपान u। ठीक है, तो यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई को हमने h डैश बोला है और वस्तु की लंबाई को क्या बोला h। तो क्या h डैश अपान h बराबर v अपान u लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो बस यही वैल्यू इसमें रखना है। तो ये फिगर हम मिटा दें, क्योंकि आप ये फिगर बना चुके होंगे, तो ये फिगर मिटाते।
तो चूंकि आप लिख देना, चूंकि m ये बराबर होता है कितने, h डैश अपान h, और ये बराबर होता है v अपान u। लेकिन अब बताओ h डैश अपान, आप अपने फिगर में देखो क्या है, h डैश पहले लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब है, और h पहले लेंस के लिए क्या है, वस्तु है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब h डैश अपान h करोगे तो ये v अपान u किसका, v क्या है, प्रतिबिंब यहाँ पर दो प्रतिबिंब बना, एक अदृश्य के लिए एक अभिनेत्र के लिए, u क्या है, वस्तु दो के लिए, दृश्य के लिए अभिनेत्र के लिए। तो h डैश अपान h ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है अदृश्यक लेंस के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो दूरी है ये किसके लिए आएगा, अदृश्यक लेंस के लिए आएगा। जब h डैश अपान h अदृश्यक के लिए तो ये दूरियां भी अदृश्यक लेंस के लिए आएगी। तो ये वैल्यू मान लो इसे समीकरण नंबर 5, तो समीकरण कितने से, 4 और 5 से क्या, मैग्नीफाइंग पावर ये किसके बराबर आया, माइनस डी अपान यू ई इंटू एच डैश का वैल्यू कितना है, वी ओ अपान यू। ये आपका जनरल फार्मूला हो गया सामान्य स्थिति में। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या ये डी अपान यू ई क्या है, कल आपने सरल सूक्ष्मदर्शी देखा था, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए डी अपान यू ई ही आया तक नहीं आया था, ख्याल करो, आप पेज पलट के देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए मैग्नीफाइंग पावर कितना आया था, डी अपान यू ई आया था। यानी ये क्या है, कोणीय आवर्धन है, किसके लिए, आगे वाले लेंस के लिए। आगे कौन सा लेंस है, आगे का, ये किसके लिए, यूई, यूई क्या है, नेत्रिका लेंस। यहाँ पर यूई है, ई का मतलब क्या है, आई लेंस एंड नेत्रिका लेंस। तो ये नेत्रिका लेंस का क्या है, कोणीय आवर्धन है। यानी मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आया, इसे हम लिख सकते हैं माइनस, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, अभिनेत्र लेंस की यूई नीचे लिखा है ना, यूई का मतलब क्या है, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिनेत्र लेंस। तो ये है अभिनेत्र लेंस की कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता भी बोल सकते हैं, इनटू ये क्या है, ये जो वी ओ अपान यू ओ है, ये तो आपका यम है, यानी ये रेखीय आवर्धन है। आवर्धन क्षमता अलग होगा, रेखीय आवर्धन अलग होगा। अरे वी अपान यू ये रेखीय एम होता है ना, स्मॉल एम को आप क्या बोलते हो, रेखीय आवर्धन। किस लेंस के लिए, ओ लगा, यानी अदृश्यक लेंस। तो इनटू अदृश्यक लेंस का रेखीय आवर्धन, अदृश्यक लेंस का रेखीय आवर्धन। आप इस फार्मूला को याद रखना, क्योंकि इस पे आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा और 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसके अभिनेत्र लेंस की कोणीय आवर्धन 2 है और अदृश्यक लेंस का जो रेखीय आवर्धन वो 5 है। उस सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यानी कोणीय आवर्धन बताइए। तो आपको क्या करना होगा, जो दूसरा लेंस होगा यानी जो अभिनेत्र लेंस होगा उसके कोणीय आवर्धन में जो पहला लेंस होगा यानी जो अदृश्यक लेंस होगा उसके रेखीय आवर्धन का गुणा कर दोगे तो आपको इस पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का क्या मिल जाएगा, कोणीय आवर्धन यानी आवर्धन क्षमता। बात समझ में आ रहा है ना। आप इस फार्मूले को याद रखना। अब इसमें 2 केस है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, और दूसरा केस क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो पहले आप ये कॉपी करो फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, आप उसे देख लो। तो हेडिंग डालो इसमें क्या, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति में क्या है, फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पर हो। और अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है, नेत्रिका लेंस की अभिदिक्षक लेंस। नेत्रिका लेंस जो दूसरा लेंस है, आप अपने फिगर को देखते चलना क्योंकि हम फिगर को रेज कर चुके हैं। तो जो दूसरा लेंस यानी जो नेत्रिका लेंस है उसी के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बना है। तो जो यहाँ पर पहले अभिदिक्षक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना था वो कहाँ बन जाए, कहाँ आ जाए, नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ जाए। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने के लिए क्या हो जाएगा, जो यूई है यानी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी ये किसके बराबर हो जाए, फोकस दूरी के बराबर हो जाए। नेत्रिका लेंस के लिए जो वस्तु रखा है वो उसके फोकस पर आ जाए तो वह अपने फोकस पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, अनंत पर। यानी जो यूई है वो किसके बराबर हो जाए, एफ। और एफ ना लिख के हम इसे क्या लिख देते हैं, एफ ई, यानी आई लेंस का फोकस दूरी। तो ये फार्मूला क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीफाइंग पावर ये बराबर हो जाएगा माइनस डी अपान यूई की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ ई इंटू वीओ अपान यूओ। बात समझ में आ रहा है। और इस स्थिति में जो लेंस की लंबाई हो जाएगी, लेंथ, आप जब फिगर बनाते तो उसके बगल लिखे थे क्या, लेंस का जो लंबाई था, माने इस पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो लंबाई था वो किसके बराबर था, वीओ प्लस
यूई, तो यूई की जगह भी आप क्या रख दोगे, एफ ई। तो इस स्थिति में जो लेंस की लंबाई हो जाएगी यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा, वी ओ प्लस यूई की जगह आपको क्या रखना है, एफ ए। आपसे पूछता है कि इस स्थिति में लेंस की लंबाई बताओ, ठीक है। तो अब इसका जो दूसरा केस है वो क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बने, हम सीधा लिख देते हैं। तो जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो उसके लिए आप यूवीएफ से निकाल लो, यूवीएफ के संबंध से कैसे, यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू ई, वी बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी, और एफ बराबर तो आपका क्या है एफ ही। तो आपको चूंकि फार्मूला पता है 1/v माइनस 1/u, ये बराबर होता है 1/f के। तो दिस इंप्लाई 1/v, v का वैल्यू कितना है माइनस डी माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना ue बराबर 1/f की जगह क्या लिखोगे एफ ही। तो हम एक काम करते, हाँ यहाँ पर ये माइनस यू होगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/d और माइनस माइनस प्लस 1/ue बराबर 1/f। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा 1/ue बराबर 1/f प्लस -1/d इधर जाके प्लस 1/d हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, क्योंकि आवर्धन क्षमता का फार्मूला है d/ue, आवर्धन क्षमता में d/ue दिख रहा है ना, तो अगर हम d का मल्टीप्लाई करते तो d/ue मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर तो कितना जाएगा d/ue, ये बराबर वो d/f प्लस d/d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला d/ue, ये बराबर हुआ d/f प्लस 1, या हम इसे ऐसे लिख दे 1 प्लस d/f, 1 को हम पहले लिख देते हैं और d/f को हम क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो बस ये d/ue का वैल्यू इसमें ले जाके रख दोगे तो आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा। तो आप ये कॉपी कर चुके होगे। तो यहां से आपको मैग्नीफाइंग पावर कितना मिला, आवर्धन क्षमता माइनस d/ue, और d/ue का वैल्यू आया कितना 1 प्लस d/f इंटू ये आपका क्या है VO/u, ये क्या हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। और इस स्थिति में जो लेंस की लंबाई होगी वो कितनी होगी, क्योंकि लेंस की लंबाई का फार्मूला ये VO प्लस UE, तो UE का मान क्या आप यहां से निकाल सकते हो पक्षांतर करके, UE का मान निकाल के रख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा VO प्लस उतना जोड़ दोगे तो लेंस की लंबाई हो जाएगी, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी। बात समझ आ रहा है ना। तो आप ये तीनों फार्मूला जनरल में, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल के लिए तो आपको केवल फार्मूला चाहिए, और फिर से ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बना है, ये मैग्नीफाइंग पावर माइनस आया है, क्यों, इस बात का मतलब क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बना है। और आपको जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसमें केवल आपको आंकिक मान रखना होगा, माइनस प्लस के साथ मत रखना, क्योंकि हम लोग चिन्ह रख के डेरिवेशन किए हैं, तो आपको केवल वैल्यू रखना होगा, ठीक है ना। अब एक चीज आप ये देखो यहाँ पर फार्मूला में जब सामान्य स्थिति में क्या आया, कल कितना आया था d/ue आया था, कल जो सही सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका मैग्नीफाइंग पावर d/ue आया है, तो आज कितना आया है सामान्य स्थिति में माइनस d/ue इंटू VO/u, केवल सब में VO/u आप गुणा करते चले जाओ। कल जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना था तो उस केस में d/f आया था, आज कितना आया है माइनस d/f ही आया, बस VO/u का क्या हुआ है गुणा हुआ है, देख लो माइनस d/f VO/u। कल कितना आया था जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता था उस केस में 1 प्लस d/f आया, आज कितना है माइनस 1 प्लस d/f, इसमें बस गुणा हो गया VO/u का। तो फार्मूला याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट होता है। तो फिर आज यहाँ तक बस करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।